नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। हमारा सीरीज चल रहा है पेट एग्जाम और यूपीएसआई का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान भाग 2। तो दोस्तों, इससे पहले सामान्य विज्ञान भाग 1 मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर आप देख लीजिए। उससे भी पहले एक और पार्ट मैंने डाला है सामान्य विज्ञान भाग 1 का, उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों एक काम करिएगा, वीडियो की स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी वीडियो पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, और आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा, लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? एम्फीबिया और मत्स्य, सरीसृप और स्तनधारियों, एम्फीबिया और पक्षियों, सरीसृप और पक्षियों, बताइएगा क्या है। देखिए, लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? एम्फीबिया और मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, बताइएगा कौन सा सही है। देखिए, लाइसोसोम। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, झाड़ी छुप के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तने से, फल से, पत्ती से, बीज से, बताइएगा किससे? बीज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बताइएगा, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, सिरका में, दूध में। चौथा क्वेश्चन है, किस में पाया जाता है लैक्टोज? दूध में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला बताइए पांचवा, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम बदलता है? बताना है, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम बदलता है? इन्वेंटेज, माल्टोज, जाइमेज, डायस्टेज, बताइएगा कौन सा है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जाइमेज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां, निषाधनता किसकी कमी से होता है? निषाधता किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए, बताइएगा। विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से निषाधनता रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां बताइएगा, सातवां, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती तो 2 घंटों में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? 16, 64, 8, 20, बताइए कितनी बनेंगे? देखिए 16 बनेंगे। ठीक है, अगर कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो कितने बनेंगे? 16 बैक्टीरिया। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसको माना जाता है अचल संपत्ति? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका की बात कर रहा है, किसको? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बताइए, डायनासोर्स थे स्तनधारी जो लुप्त हो गए, विशालकाय शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटैमस जाति को जन्म दिया, ऑप्शन सी अंडा देने वाली स्तनधारी, ऑप्शन डी सरीसृप को जो लुप्त हो गए, सरीसृप जो लुप्त हो गए, बताइए कौन सा सही है? डायनासोर क्या थे? क्या थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सरीसृप थे। अगला बताइए 10वां, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बताइएगा 10वां क्या है? देखिए साइटोलॉजी होता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला बताइएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11वां बताइए कौन सा होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। ठीक है, अगला बताइए,
यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? रबड़, बरगद, पपीता, चीड़। बताइएगा 12वां क्वेश्चन, यराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? देखिए रबड़ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 13वां बताइए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बताइएगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13वां का A सही है, ठीक है। इथेन नहीं है, बाकी सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो नुकसान करती हैं एनवायरनमेंट को। ओके, अगला बताइए 14वां, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा, अधिचर्म में, वसा ऊतक में, एडिपोज ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। बताइएगा मानव शरीर में वसा जमा होती हैं, कहाँ जमा होती हैं? देखिए वसा ऊतक में, एडिपोज ऊतक में। ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। बताइए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा इसको। देखिए दोस्तों प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हों, ठीक है। और जो नहीं सही हो रहे हैं उसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा अभी। बहुत अधिक पकाना खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार जो हम देखिए जो बार बार तेल यूज करते हैं, मान लीजिए एक बार शाम को आपने सब्ज़ी बनाई, फिर अगले दिन उसी जो तेल बच गया उसमें फिर सब्ज़ी बनाई, तो वो बहुत ही नुकसान करता है। ऐसे दुकानों पे होता है, ठीक है। दुकानों पर कोई चीज़ तेल में बनाई जाती है, उसको फिर अगले दिन काम में लिया जाता है, फिर अगले दिन काम में लिया जाता है, जो बहुत ही नुकसान करता है शरीर के लिए, ठीक है। इसमें बताइए तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण को हो सकता है, कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं, भोजन का पोषक तत्व खत्म हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी होती है। बताइए कौन सा सही है इसमें से? देखिए बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग इसलिए अवांछनीय है क्योंकि कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही है। देखिए कैंसर जनित पदार्थ, तो आप आज से ज़्यादा खाना मत पकाइए और तेल को बार बार यूज़ मत करिए, ठीक है। एक बार यूज करके उसको फेंक दीजिए। आगे बताइए 17वां, वातावरणीय परिवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरणीय परिवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूकंप विज्ञान। बताइए 17वां क्या होगा? देखिए वातावरणीय परिवहन इन्वायरमेंट से है ना, तो मौसम विज्ञान, ठीक है। मानव रुधिर का pH मान होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। कितना मान होता है pH मान मानव रुधिर का? 18वां बताइएगा। ये 7.4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7.4। तो ऑप्शन नंबर D सही है। आगे बताइए शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन तो होगा नहीं, तो कौन सा सही है इसमें? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? देखिए अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित अगला बताइएगा 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? वेलिन, हिस्टिडीन, मेथायोनिन, ल्यूसीन। बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है? हिस्टिडीन होता है, ठीक है। हिस्टिडीन होता है, याद रखिएगा इसको। अगला बताइए निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा 21वां क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? फ्रैक्टोज होगा। ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। आगे बताइए 22वां क्वेश्चन, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। बताइएगा क्या होगा? 22वां का क्या होगा? चालन का। ऑप्शन नंबर D सही है। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं चालन का। ऑप्शन नंबर D सही है। आगे बताइए मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? वायु, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ,
और ऑटोकोनिया, बताइए क्या होता है। 23वां का देखिए वायु होता है, ठीक है, क्या होता है, वायु होता है। अगला बताइए, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। अगले भाग पर, मध्य भाग पर, किनारों पर, पिछले भाग पर, बताइएगा। कहाँ होती है, पिछले भाग पर, ठीक है। कहाँ तक होती है, पिछले भाग तक होती है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडे की जर्दी, मछली का यकृत तेल, कोड मछली का यकृत तेल या सिट्रस फल, क्या होता है। देखिए सिट्रस फल होता है, ठीक है, विटामिन सी के लिए सिट्रस फल होता है, ठीक है। देखिए जैसे आंवला हुआ, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे बताइए 26वां, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। देखिए जस्ता होता है, ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, जस्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क, हृदय, बताइएगा किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 27वां का देखिए प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है, किसको, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आगे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पक्षी है। साइबेरिया बाघ, ढोल, काला आलू, एशियाई शेर। आलू नहीं, काला भालू होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, बताइएगा। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर परभक्षी ढोल है, ठीक है। ढोल एक प्रकार का परभक्षी है, ठीक है, परभक्षी है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।